वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इंडिपेंडेंट के बाद 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और 1990 तक ही क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1990 के बाद 1991 में जो इंडिया की इकोनॉमी की पॉलिसी है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेज आ जाते हैं, तो वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ 1950 से लेकर 1990 तक के इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, तो उनके पास तीन चॉइस होती हैं इकोनॉमी की। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। ये तीन चॉइसेस होती हैं इंडिया के पास। इंडिया क्या करता है, मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि मिक्स इकोनॉमी तो इन्होंने अडॉप्ट किया था, पर फिर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखता है। और मिक्स इकोनॉमी मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही सारे रिसोर्सेज होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा वैल्यू होती है और गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होता है। बट इंडिया जो है क्या करता है, मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ वैल्यू दिया जाए और गवर्नमेंट सेक्टर को इसलिए रखा गया जिससे गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल रख सके इकोनॉमी पर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुअर होता जाए और रिच होता जाए। तो इसलिए मिक्स इकोनॉमी रखने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको अपने कंट्रोल में रखा, इकोनॉमी को एक तरह से कंट्रोल में रखा। अब देखिए कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान की पॉलिसी अपनाई थी, जो कि ये सोवियत यूनियन से ही उन्होंने लिया था। सोवियत यूनियन में 5 ईयर प्लान पहले से ही चलते आ रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने सीखा था कि भाई 5 ईयर प्लान का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई एक टारगेट रख लिया गया 5 सालों के लिए कि अब इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। अब 5 ईयर प्लान अगर इंडिया अडॉप्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्लानिंग करे, जो स्ट्रेटेजी बनाए, जो रिसोर्सेज को ध्यान में रखे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या रिसीप्ट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1950 में। ठीक है, और इसके जो हेड होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे जो प्लानिंग कमीशन के जो पहले हेड बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में इस्टेब्लिश किया गया 5 ईयर प्लान के लिए। अब देखिए, तो चलिए देखते हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स क्या है। कॉमन गोल्स मतलब कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने हैं उनमें ये गोल्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला गोल जो है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना, जीडीपी इंक्रीज करना। तो पहला गोल ये था कि किसी भी तरह से देश की जीडीपी इंक्रीज की जाए। दूसरा गोल क्या है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब यहाँ पर यह है आत्मनिर्भर बनना। और गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया कि भाई जो इंपोर्ट थे उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई उसमें एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी। और ऐसे काम किए गए कि भाई जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है उनके लिए सब्स्टिट्यूट्स कहीं अपने कंट्री में ही बनाने की कोशिश की जाए। तो भाई आत्मनिर्भर बनने का दूसरा गोल था। फिर देखिए तीसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन मतलब भाई न्यू टेक्नोलॉजी लाना। अब आप सबको पता ही है कि जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन अलग ही थी, तो उनको इक्वालिटी देना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज करना मॉडर्नाइजेशन था कि भाई एक मॉडर्नाइजेशन करना है कि भाई टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड को भी चेंज करना है। देन फिर इक्विटी है। इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई जो पुअर और जो रिचर के बीच में जो डिफरेंस है उसको किसी ना किसी तरह से कम करना।
और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह अपनाता है। ठीक है, तो इक्विटी भी एक 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल था। और इसके अलावा अगर आप 5 ईयर प्लान के गोल्स की बात करें तो पॉवर्टी एलिवेशन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारे भी गोल होते हैं। और ये जो है कुछ कॉमन गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, जो कह सकते हो हर एक 5 ईयर प्लान में होते हैं। अब देखिए कि भाई जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में, इंडस्ट्री की कंडीशन क्या थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो अब इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि भाई एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है, कि भाई देश हमारा जो देश, हमारी जो कंट्री है उसमें पॉलिसीज तैयार होनी शुरू हो गई थी। तो अब क्या उसमें कंडीशन में क्या चेंजेस आए ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से 1990 तक। तो देखिए लार्जेस्ट शेयर इन द नेशनल इनकम, तो इनकी लार्जेस्ट शेयर थी नेशनल इनकम में। हमने उस टाइम भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लार्जेस्ट शेयर था, और इसमें भी इसका एक लार्जेस्ट शेयर था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी 1990 तक क्या था कि एग्रीकल्चर पे ही जो वर्क फोर्स था सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ था, और डिपेंडेंट भी एग्रीकल्चर में ही थे। फिर है लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, मैं सिंपल पहले बता चुका हूँ कि वर्क फोर्स जो है सबसे ज़्यादा क्या नाम है एग्रीकल्चर में था, तो एम्प्लॉयमेंट भी जो होगा एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा होगा। वेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है कि भाई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका बेस जो है एग्रीकल्चर ही है और था भी। ठीक है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मिलना है, जो उसका कच्चा माल मिलना है वो इंडस्ट्री से ही मिलेगा, तो इसलिए बेस होता है। देन फिर उसके बाद देखिए क्या था कि इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि अभी भी हम स्पाइसेस वगैरह ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते हैं हम बाहर, तो एक इंपॉर्टेंट रोल था एग्रीकल्चर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कुछ 4-5 पॉइंट थे। अब आगे देखिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर के। तो मैंने इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए क्या करा है कि 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, जनरल प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिससे आप सबको इजीली ये लर्न हो सके। तो देखो जनरल प्रॉब्लम में क्या है, पॉपुलेशन। तो भाई पॉपुलेशन तो हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉब्लम है। भाई एग्रीकल्चर में कितने भी प्रोडक्शन हो जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज ही होता जाएगा, तो भाई जो फूड है वो स्केर्स होंगे ही, कम पड़ेंगे ही। ठीक है, फिर देन देखिए लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होना बाय द नेचर हो सकता है, और ह्यूमन के कारण भी हो सकता है कि भाई उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होना, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो एक जनरल प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ क्रेडिट। लैक ऑफ क्रेडिट मतलब कि भाई लोन वगैरह ईजिली नहीं मिलते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो फार्मर्स वगैरह क्या इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और जो बैंक्स वगैरह हैं, चाहे कमर्शलाइजेशन बैंक्स है, कोई भी बैंक्स है, उनके पेपर वर्क इतने होते हैं जिससे वो क्या करते हैं कि जो फार्मर्स है वो बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ क्रेडिट है। और जितने भी बैंक्स वगैरह, रूरल बैंक वगैरह जो इस्टेब्लिश किए गए हैं वो इतने कम हैं कि क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए हो ही नहीं पाता है जितना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए मार्केटिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग फैसिलिटी मतलब कि अभी भी रेगुलेटेड मार्केट जो है बेशक से कुछ इस्टेब्लिश हो गए हैं, बट बहुत कम है। अभी भी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को सेल आउट करने के लिए एक फार्मर को 5 से 10 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, उसके आसपास जो है ज़रूरी नहीं है कि भाई मार्केट वगैरह हो। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे चलता ही नहीं है। ठीक है, और मार्केटिंग फैसिलिटी में सिर्फ कह सकते हो कि ये सेल आउट करने का प्रोसेस नहीं होता है, वेयर हाउसेज वगैरह ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग प्रोसेस में होती हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के लिए। फिर है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से चल रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे है। देन लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो इरीगेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह अभी भी कम है। अभी भी जो ऐसे क्रॉप्स जिनके लिए कह सकते हो वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो रेन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि भाई जब बारिश हो जाएगी तब कहीं उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या नाम है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी भी हमारी कंट्री में मौजूद है। तो ये प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के। देन देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या एग्रीरियन रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म किया है, कब, जब हम 1950 फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना और 1990 तक के बीच में क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म की गई हैं। तो इसको भी मैंने चेंज किया है, थोड़ा बांटा है। लैंड रिफॉर्म है और एक रिफॉर्म देखिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो मैंने इसको 2 पार्ट में फिर से बांट दिया है जिससे आप सबको इजीली लर्न हो जाए। तो लैंड रिफॉर्म में देखो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज।
तो हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे कि भाई जमींदारी सिस्टम थी, तो उनको हटाना, एब्लिश करना ही सबसे पहले गवर्नमेंट का सबसे पहला काम था कि भाई उनको सबसे पहले हटाया जाए। मतलब हटाने का मतलब ये नहीं है कि भाई उनको फेंक दिया गया, हटाने का मतलब ये है कि भाई जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो था उसको खत्म किया जाए। फिर लैंड सेलिंग, लैंड सेलिंग देखो, अ सेलिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट वाज इम्पोज ऑन द लैंड होल्डिंग बिलोंगिंग टू बी पर्टिकुलर फैमिली। तो मतलब कि एक फैमिली के लिए डिसाइड कर दिया गया कि इससे ज़्यादा क्या नाम है वो लैंड होल्ड नहीं कर सकता है, तो जिसके पास इससे ज़्यादा लैंड होगी, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो लैंड सेलिंग भी एक अच्छा ही एग्रीरियन रिफॉर्म था, जिससे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लैंड होल्डिंग को ख़त्म किया गया। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग देखो, टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट ऑफ लैंड, मर्ज दैम इनटू वन लैंड। तो भाई अगर मान लो कोई भी पर्सन है, उसके जो लैंड है वो कई सारी जगह पे है। भाई एक लैंड का टुकड़ा मान लीजिए यहाँ पर है, फिर देन एक लैंड के पीस 5 किलोमीटर बाद है, एक लैंड का पीस 10 किलोमीटर के बाद है। तो क्या करा गया, उन सारे लैंड को जोड़ दिया गया का मतलब ये नहीं कि वहां से लैंड उठा लाए, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को एक ही जगह उसके आसपास उतने जमीन दे दी गई। ऐसे ही जो दूर वाला लैंड होगा 10 किलोमीटर बाद, जो उसके आसपास रहता होगा तो वो उसको दे दी गई। तो इस तरह से जो लैंड के टुकड़े थे, डिफरेंट टुकड़े थे, उनको एक क्या करा गया कि मर्ज कर दिया गया, जिससे क्या होगा कि भाई एग्रीकल्चर जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। भाई समझ लो कि अलग अलग जगह अगर लैंड है तो भाई एक फार्मर हर जगह नहीं जा सकता और हर जगह फैसिलिटीज नहीं कर सकता, एक जगह ट्यूबवेल लगवाएगा या 10 जगह लगाएगा। तो इसलिए एक ही जगह पे उनको कंसोलिडेशन कर दिया गया, कि मतलब मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए भाई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में क्या गया भाई, यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी की सीड्स थी, जिससे क्या हो सके कि भाई जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। फिर देखिए मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। तो भाई इसमें क्या था कि भाई कल्टीवेशन के लिए मशीन्स वगैरह लाए गए, भाई ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह, थ्रेशर मशीन वगैरह, और इरिगेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ वगैरह को यहाँ पर क्या नाम है प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है। ये भी एक रिफॉर्म, क्योंकि उससे पहले हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा ही था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह पे ध्यान नहीं दिया था, उन्हें तो बस प्रोडक्शन से मतलब था, ठीक है। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ये हुआ कि भाई अब हमें टेक्नोलॉजी लानी है। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इससे पहले हम भाई मैन्योर पे थे, ठीक है, जो घर के बने हुए खाद होते हैं, ठीक, तो उस पे थे। तो फर्टिलाइजर वगैरह के लिए को भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि अच्छे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करोगे तो होगा क्या, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म थे, जो कि दो उसमें मैंने बांट रखे हैं, एक लैंड रिफॉर्म और एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जो आप सबको ईजिली लर्न हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसको ध्यान समझना। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन मींस सडन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब हुआ क्या कि भाई जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है 1951 में, ठीक है, उसके बाद एकदम से ही इतना प्रोडक्शन होता है स्पेशली राइस और व्हीट में, ठीक, कि भाई उसको स्टोरेज भी कर सकते थे आराम से। जो फूड का स्केर्स सिस्टम चल रहा था, जहाँ पर यहाँ पर खाने की कमी थी, वो ख़त्म हो गई और इतना प्रोडक्शन हुआ कि ईजिली स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो इसी को ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। अब इसके देखिए राइज इन फूड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन और राइज इन प्रोडक्टिविटी, ये दो मेन फीचर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब ये दो फेसेस में चला, ठीक है, पहला 1960 से लेकर 1970 तक और 1970 से लेकर 1980 तक। अब इसको दो फेसेस में क्यों बांटा गया, 1960 से लेकर 1970 तक पहला फेस माना गया है। इसमें कुछ ही स्टेट ऐसे थे जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा गया, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेट ऐसे थे जिनमें क्या नाम है इसको क्या किया गया, देखा गया। लेकिन 70 से 80 के बीच में ये स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, कह सकते हो अप्रोक्स 80% कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था, ठीक है। तो इसलिए इसको दो फेसेस में बांटा गया है। अब देखिए फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
आप पहले ऊपर पढ़ ही चुके हो कि भाई 1951 में ही रिफॉर्म किया गया था, तो वही सारे इसके फीचर है भाई। HIV सीड्स यूज किए गए, यूज केमिकल फर्टिलाइजर, देन पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए गए, जिससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे हो सके। ठीक है, तो ये इसका मेन फीचर है। अब देखिए अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अचीवमेंट क्या रही? तो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, हम बात कर ही चुके हैं कि भाई राइस और वीट में इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था कि हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं, इसका अचीवमेंट था। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हम ये भी बात कर चुके हैं कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था कि उसको मार्केट में अब बेचा भी जा सकता है, सेल आउट भी किया जा सकता है। ठीक है, देन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, ये भी हम बात कर चुके हैं कि भाई एक बफर स्टॉक हुआ फूड ग्रेन का। ठीक है, बफर स्टॉक मतलब स्टॉक कर सकते थे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। और फिर सेल्फ सफिशिएंसी, जहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंट हुए हमारे लिए खाने की प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर ये हो गया कि अब हम जो खाने में है, फूड उसमें है, हम सेल्फ सफिशिएंस हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसकी अचीवमेंट थी। लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ कुछ फेलियर भी रहे। अब ये फेलियर क्या क्या रहे देखिए। लिमिटेड कवरेज, ठीक, जैसे मैंने बताया था कि भाई ये लिमिटेड कवरेज रहा, कुछ ही स्टेट में देखा गया तो ये लिमिटेड कवरेज रहा। इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो बेनिफिट्स मिला वो स्पेशली जो रिच थे फार्मर, जिनको थोड़ी नॉलेज थी, उन्हीं को ही मिला। और ग्रीन रेवोल्यूशन का भी क्या नाम है बेनिफिट उन्हीं को मिला। ठीक है, क्योंकि उनके ही प्रोडक्शन इतने ज़्यादा इंक्रीज हुए। जो पुअर है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, वो उस रिफॉर्म का फ़ायदा ही नहीं ले पाया। ठीक है, तो इसलिए इसके एक फेलियर माना जाता है। इट कवर ओनली वीट एंड राइस, ये भी फेलियर है भाई। वेजिटेबल्स वगैरह, पल्सेस वगैरह, इन सब में कोई रेवोल्यूशन नहीं आया था, ये कम ही थे। ठीक है, लेकिन वीट और राइस में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। अब इसके आगे देखिए वैड सोशल इफेक्ट, भाई कह सकते हैं कि भाई जो अमीर गरीब थे, जो रिच और पुअर थे, उनके बीच में डिफरेंस बढ़ गया था। ठीक है, तो इसलिए बैड सोशल इफेक्ट माना जाता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।